नमस्कार। आज हम आईबीपीएस एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ मेंस परीक्षा के कुछ पिछले साल के सवालों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। हमारे पास 2024 के प्रश्न हैं और मकसद सिर्फ जवाब जानना नहीं है बल्कि ये समझना है कि सवाल क्यों पूछे गए, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से आईना है कि परीक्षा किस दिशा में जा रही है ना? कृषि की बुनियादी बातें और नई तकनीकें दोनों की समझ जरूरी लगती हैं। हाँ, तो चलिए इन सवालों के जरिए कृषि विज्ञान के कुछ अहम पहलुओं को समझते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1, चावल में जो सुगंध आती है वो किस रसायन के कारण होती है, खासकर जैसे बासमती की महक। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। इसका सही जवाब है 2-एसिटाइल-1-पायरोलीन। ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल मतलब जो आसानी से भाप बन जाता है। ये सुगंधित चावल जैसे बासमती में नेचुरली बनता है और यही पकाने पर वो खास खुशबू देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ खुशबू नहीं, बाकायदा एक केमिकल है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2, धान की किस किस्म को चमत्कारिक चावल या मिरेकल राइस कहा जाता है? ये नाम IR8 को मिला था। इससे 1960s में फिलीपींस में IRI मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया था। IR8? हाँ, सुना है इसके बारे में जी। ये सेमी ड्वार्फ किस्म थी, मतलब आधी बौनी, लेकिन उपज बहुत ज्यादा देती थी। इसने एशिया में खासकर हरित क्रांति के टाइम चावल उत्पादन में एकदम क्रांति ला दी थी। हाँ? इसीलिए इसे मिरेकल राइस कहने लगे। वाकई चमत्कार ही था उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस राइजोबियम प्रजाति का उपयोग होता है? दालों के लिए जो मुख्य प्रजाति है वो है राइजोबियम लेगुमिनोसारम। राइजोबियम लेगुमिनोसारम। हाँ, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि मटर, मसूर, चना जैसी जो फलीदार फसलें हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनाता है, नोड्यूल्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, नोड्यूल्स। और उन गांठों के अंदर ये हवा की नाइट्रोजन को, जिसे पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको अमोनिया जैसे रूप में बदल देता है जो पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती होगी। बिल्कुल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करता है। एक तरह की सिम्बायोसिस है ये। सही है। अब पोषण से जुड़ा ही अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5, तिलहन और दालों के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है एनपीके के बाद? हाँ, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ही। इनके बाद खासतौर पर तिलहन और दालों के लिए चौथा सबसे जरूरी पोषक तत्व है सल्फर। सल्फर, एस। सल्फर। अच्छा, इसकी क्या खासियत है इन फसलों के लिए? देखिए, तिलहन में सल्फर तेल बनाने वाले कुछ जरूरी अमीनो एसिड्स का हिस्सा होता है, जैसे मेथियोनिन, सिस्कीन। तो तेल की मात्रा और क्वालिटी दोनों के लिए सल्फर चाहिए। और दालों ने? दालों में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ एंजाइम्स के काम के लिए सल्फर जरूरी है। इसकी कमी हो जाए तो उपज और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ता है। समझ गया, मतलब सिर्फ एनपीके से काम नहीं चलता, सल्फर भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7, पौधे की सबसे निचली गांठों से जो शाखाएं निकलती हैं, खासकर अनाज और घास में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टिलर्स कहते हैं। टिलर्स, हाँ, ये मुख्य तने के बेस से निकलने वाली साइड की शाखाएं होती हैं। जैसे गेहूं, जौ, चावल में आपने देखा होगा एक पौधे से कई कल्ले निकलते हैं, वही टिलर्स हैं। और उपज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जितने ज्यादा स्वस्थ टिलर, उतनी ज्यादा बालियां और उतना ज्यादा दाना। अच्छा, तो ये पौधे की ब्रांचिंग का एक तरीका है। ओके। अगला सवाल थोड़ा टेक्निकल है। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश रासायनिक उत्पाद की उपज और प्रयुक्त क्वांटा की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे क्वांटम यील्ड कहते हैं। क्वांटम यील्ड, ये क्या बताता है? ये बेसिकली किसी फोटोकेमिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी, मतलब दक्षता को मापता है। ये बताता है कि पौधे ने जितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके हर फोटोन या क्वांटम के बदले कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने की एफिशिएंसी। हाँ बिल्कुल, जैसे फोटोसिंथेसिस में ये बताएगा कि एब्जॉर्ब की हुई लाइट से कितनी प्रभावी ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में बदल रही है। हायर क्वांटम यील्ड मतलब प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट है।
ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। गहरी जड़ वाले पौधों की बायो एनर्जी का उपयोग करके अतिरिक्त मिट्टी के पानी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बायो ड्रेनेज कहते हैं। बायो ड्रेनेज ये कैसे काम करता है? ये एक तरह का इको फ्रेंडली ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि जहां पानी ज्यादा जमा होता है यानी वाटर लॉगिंग की समस्या है, वहां गहरी जड़ों वाले पेड़ लगा देते हैं, जैसे यूकेलिप्टस या पॉपुलर। अच्छा। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी में नीचे तक जाकर फालतू पानी को सोख लेती है और फिर पत्तियों के जरिए ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन से उस पानी को वापस हवा में छोड़ देती है। तो बिना नाली खोदे पानी निकल गया। ये तो बढ़िया तरीका है, खासकर जहाँ पारंपरिक ड्रेनेज मुश्किल हो। जी बिल्कुल, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल भी। सही है। अब इसी तरह के एक और कृषि प्रणाली पर सवाल, प्रश्न संख्या 13। एले क्रॉपिंग में उगाए जाने वाले वृक्षों की वांछनीय विशेषता कौन सी है? एले क्रॉपिंग एक एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है। इसमें पेड़ों की कतारों के बीच में जो गलियारा या एले बनती है उसमें फसलें उगाते हैं। हाँ ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात तब होती है जब पेड़ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हों। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन उनकी सबसे वांछनीय यानी डिजायरेबल विशेषता है। जैसे कि कौन से पेड़? जैसे लेग्यूम पेड़ होते हैं, सुबबूल या शीशम की कुछ प्रजातियां। ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में जमा करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और बीच वाली फसलों को फायदा होता है। इसके अलावा पेड़ हवा रोकते हैं, मिट्टी का कटाव कम करते हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा अलग है। प्रश्न संख्या 15। प्रोटीन, खनिज, हाइड्रेशन और मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन सा प्रभावी पोस्ट वर्कआउट पे उपयोग किया जाता है? दिए गए विकल्पों के आधार पर इसका उत्तर नारियल पानी, कोकोनट वाटर माना गया है। नारियल पानी पोस्ट वर्कआउट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। लोग अक्सर प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं। हाँ, वो भी लेते हैं, लेकिन नारियल पानी में प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम और मिनरल्स भी। ये हाइड्रेशन में बहुत मदद करता है। तो वर्कआउट के बाद शरीर को रिहाइड्रेट और रिप्लेनिश करने के लिए ये एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन है। शायद इसीलिए इसे विकल्प में रखा गया है। ओके, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। CRDDA के अनुसार गहरी जुताई कितनी गहराई तक करनी चाहिए? CRDD यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इनके वर्गीकरण के हिसाब से 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई को डीप प्लॉइंग या गहरी जुताई माना जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर और बाकी 5-6 सेंटीमीटर तक शैलो यानी उथली जुताई और 15-20 सेंटीमीटर तक मीडियम डीप यानी मध्यम गहरी जुताई कहलाती है। और गहरी जुताई का फायदा क्या है? खासकर सूखी जमीन में ये मिट्टी की नीचे वाली सख्त परत को तोड़ने में मदद करती है। इससे पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और जड़ें भी गहरी जा पाती हैं। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए, हमने अभी काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर किए, और अगर किसी को इस तरह के और MCQs की प्रैक्टिस करनी हो या स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो वो लोग agriexam.com जैसी वेबसाइट्स देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसी वेबसाइट्स पर अक्सर टॉपिक वाइज MCQs, मॉडल पेपर्स और पिछले साल के पेपर्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, तैयारी में काफी मदद मिलती है इनसे। सही कहा। चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के मामले में पृथक्करण दूरी मतलब आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? बाजरे के सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर रखनी होती है। 200 मीटर? ये आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों जरूरी है? देखिए, बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखना, मतलब आनुवांशिक शुद्धता। हाँ। बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, मतलब इसके परागकण हवा से उड़कर दूसरी किस्मों को भी परागित कर सकते हैं। हाँ, हवा से परागण होता है इसमें। तो अगर पास में कोई दूसरी किस्म का बाजरा लगा है तो उसका पराग आकर हमारे बीज वाली फसल को कंटेमिनेट कर सकता है, जिससे बीज शुद्ध नहीं रहेगा। इसी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए ये दूरी रखी जाती है। फाउंडेशन सीड के लिए तो ये दूरी और ज्यादा 400 मीटर होती है। अच्छा, फाउंडेशन के लिए 400, सर्टिफाइड के लिए 200। ठीक है। बीज से ही जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा फोटोब्लास्टिक बीज है? फोटोब्लास्टिक बीज वो होते हैं जिनके अंकुरण यानी जर्मिनेशन पर लाइट का असर पड़ता है। लाइट का असर?
कैसे? फोटोब्लास्टिक बीजों का अंकुरण लाइट में रुक जाता है, उन्हें अंधेरा चाहिए। दिए गए विकल्पों में से लेट्यूस, जिसे सलाद पत्ता कहते हैं, वो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक बीज का एक क्लासिक उदाहरण है। उसे उगने के लिए रोशनी चाहिए। अच्छा, लेट्यूस को रोशनी चाहिए उगने के लिए, ये दिलचस्प है। अब आते हैं प्लांट पैथोलॉजी पर। प्रश्न संख्या 24। ऊज टेस्ट का उपयोग किस रोगजनक का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऊज टेस्ट एक बहुत सिंपल सा फील्ड टेस्ट है बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। बैक्टीरिया? ये टेस्ट करते कैसे हैं? अगर किसी पौधे पर शक है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके तने या पत्ती का एक छोटा टुकड़ा काटकर साफ पानी के ग्लास में डालते हैं। अगर बैक्टीरिया होंगे तो कुछ ही मिनट में कटे हुए हिस्से से दूधिया सा या धुंधला सा रिसाव, मतलब ऊज, पानी में फैलता हुआ दिखेगा। वो असल में लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट है किसानों के लिए, तुरंत पता चल सकता है। हाँ, काफी हैंडी है। ठीक है, अब अगला सवाल बायो कंट्रोल पर है। प्रश्न संख्या 25। पैसिलोमाइसिस लिलासिनस एक जैव नेमाटिसाइड है जिसका उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? पैसिलोमाइसिस लिलासिनस एक तरह की फंगस यानी कवक है और ये काम करती है बायो नेमाटिसाइड की तरह। मतलब ये नेमाटोड, जिन्हें सूत्रकृमि भी कहते हैं, उनके नियंत्रण में इस्तेमाल होती है। नेमाटोड्स के लिए? कैसे मारती है ये उनको? ये फंगस नेमाटोड के अंडों और उनके लार्वा पर हमला करती है, उनको इन्फेक्ट करके नष्ट कर देती है। ये केमिकल नेमाटिसाइड का एक अच्छा पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। तो ये मित्र फफूंद हुई जो हानिकारक नेमाटोड को खत्म करती है। बहुत बढ़िया। अब कीट नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, प्रश्न संख्या 28। जब किसी कीट को नियंत्रित करने की लागत क्षति की मात्रा के बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल, शॉर्ट में EIL। EIL, ये क्या चीज है? ये कीट प्रबंधन में बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। EIL कीटों की वो सबसे कम आबादी या घनत्व है जिस पर पहुंचने पर कीट जो नुकसान कर रहे हैं, उस नुकसान की कीमत उनको कंट्रोल करने में लगने वाले खर्चे के बराबर हो जाती है। मतलब अगर कीट EIL से कम है तो स्प्रे करना महंगा पड़ेगा, नुकसान से भी ज्यादा। बिल्कुल, उस लेवल से नीचे कंट्रोल करने में आर्थिक फायदा नहीं है। EIL वो पॉइंट है जहां एक्शन लेना आर्थिक रूप से जरूरी हो जाता है। IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये कोर प्रिंसिपल है। ये किसानों को तस्वीक लेने में मदद करता होगा कि कब स्प्रे करना है, कब नहीं। अनावश्यक खर्च और केमिकल से बचाओ। जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ सवाल एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज से लेते हैं। प्रश्न संख्या 31। भेड़ का गर्भधारण काल यानी जेस्टेशन पीरियड क्या है? भेड़ का औसत गर्भधारण काल करीब 147 दिन होता है। इसमें कुछ दिन कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अक्सर रेंज 147 ±3 दिन दी जाती है। 147 दिन मतलब लगभग 5 महीने। ठीक है, अगला सवाल एक बीमारी पर। प्रश्न संख्या 35। पागल गाय रोग या BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, किस संक्रमण एजेंट से होता है? BSE, जिसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, ये न बैक्टीरिया से होती है न वायरस से, ये होती है प्रियॉन से। प्रियॉन, ये क्या होता है? प्रियॉन असल में प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन उनका शेप या फोल्डिंग असामान्य होती है, गड़बड़ होती है, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरे सामान्य प्रोटीन को भी अपने जैसा असामान्य बना देते हैं, जिससे बीमारी फैलती है। सही है। अजीब है, प्रोटीन से फैलने वाली बीमारी। ओके। अब बागवानी पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38। वह कौन सी तकनीक है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पेड़ों को सामान्य से अधिक पास पास लगाया जाता है? इस तकनीक को कहते हैं उच्च घनत्व रोपण यानी HDP। राइट। इसमें क्या करते हैं? इसमें फल वाले पेड़ों को पारंपरिक तरीके से ज्यादा पास पास लगाते हैं। मकसद होता है कम जगह में ज्यादा पौधे लगाकर जल्दी फल लेना और प्रति एकड़ उपज बढ़ाना। इसके लिए खास बोनी किस्मों या रूट स्टॉक्स का इस्तेमाल होता है और पेड़ों की खास तरह से कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करनी पड़ती है। मतलब इंटेंसिव फार्मिंग का एक तरीका। ठीक है। अब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा सवाल, प्रश्न संख्या 43। CTC, क्रश, टियर, कर्ल प्रसंस्करण की एक विधि किस फसल से संबंधित है?
सीटीसी का संबंध चाय से है। चाय, ये क्या प्रोसेस है? सीटीसी मतलब क्रश टियर कर्ल। ये काली चाय बनाने की एक मुख्य विधि है। इसमें ताजी चाय की पत्तियों को मशीनों से गुजारते हैं, जो उन्हें कुचलती हैं, फाड़ती हैं और फिर छोटे छोटे दानों में मोड़ देती हैं। अच्छा, तो जो दानेदार चाय हम पीते हैं वो सीटीसी चाय होती है? हाँ, ज्यादातर वही होती है। इस चाय का रंग जल्दी आता है और स्वाद भी कड़क होता है। भारत में ज्यादातर चाय इसी मेथड से बनती है। ओके। अब फिशरीज यानी मत्स्य पालन से जुड़े 2 सवाल। पहला, प्रश्न संख्या 46। भारत में समुद्री खाद्य उद्योग के विकास और निर्यात को अधिकतम करने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? इसके लिए मुख्य एजेंसी है MPEDA, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। MPDA? जी, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। इसका काम है भारत से मछली और दूसरे समुद्री उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ाना, क्वालिटी कंट्रोल देखना और इस पूरे सेक्टर के विकास के लिए काम करना। ठीक है। और दूसरा सवाल, प्रश्न संख्या 49। NBFGR कहाँ स्थित है? NBFGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये ICAR का संस्थान है जो भारत की मछलियों की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने और मैनेज करने का काम करता है, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में? ओके, NBFGR लखनऊ। ये संस्थानों के हेडक्वार्टर भी याद रखने पड़ते हैं। हाँ, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब कुछ सरकारी योजनाओं और जनरल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY में प्रति माह कितने रुपए की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है? PMKMY योजना में 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी किसान को हर महीने 3,000 रुपए की न्यूनतम पक्की पेंशन मिलती है। 3,000 रुपए प्रति माह? ये किन किसानों के लिए है? ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब किसान अपनी मर्जी से जुड़ते हैं और उन्हें 18 से 40 साल की उम्र तक हर महीने कुछ पैसा जमा करना होता है, और उतना ही पैसा सरकार भी जमा करती है। ये तो बुढ़ापे में किसानों के लिए एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा है। ठीक है। एक और योजना, प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY बहिष्करण एक्सक्लूजन है? मतलब क्या कवर नहीं होता? PMFBY में सूखा, बाढ़, ओले, कीट बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान का बीमा होता है, लेकिन कुछ चीजें कवर नहीं होती जिन्हें एक्सक्लूजन कहते हैं, जैसे युद्ध या दुश्मन की कार्रवाई, वॉर एंड एक्ट ऑफ एनमिटी, परमाणु खतरा, या अगर किसान जानबूझकर अपनी फसल खराब करें तो ये सब आमतौर पे कवर नहीं होते। अच्छा, तो मैनमेड आपदाएं या जानबूझकर किया गया नुकसान कवर नहीं होता। ठीक है, ये जानना जरूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भूमि क्षरण, लैंड डेग्रेडेशन। लैंड डेग्रेडेशन? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी घट जाती है। ये सब इंसानी गतिविधियों जैसे जंगल काटना, ओवरग्रेजिंग, गलत खेती या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे प्राकृतिक कारणों से भी होता है। नतीजा ये होता है कि जमीन की पैदावार घट जाती है। इसमें सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग सब शामिल है। ये तो बहुत व्यापक शब्द है। ठीक है। और आखिरी सवाल जी, प्रश्न संख्या 60। मृदा विज्ञान की वह शाखा जो मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी की उत्पत्ति यानी वो कैसे बनी, उसके गुण क्या हैं और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन मृदा विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी? हाँ, पेडोलॉजी मिट्टी को एक नेचुरल बॉडी की तरह देखती है। एक और शाखा होती है एडाफोलॉजी। वो मिट्टी का अध्ययन पौधों के नजरिए से करती है कि मिट्टी पौधों की ग्रोथ को कैसे प्रभावित करती है। पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी, ये अंतर भी महत्वपूर्ण है। तो ये थे AFO मेंस 2024 के कुछ सवाल और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि परीक्षा में एग्रीकल्चर के लगभग हर एरिया से सवाल आते हैं। हाँ, चाहे क्रॉप साइंस हो, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, स्कीम्स हो या फिर नई तकनीकें, सब कुछ कवर होता है। और सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट्स की समझ और उनका एप्लीकेशन भी टेस्ट होता है। बिल्कुल, जैसे EIL या बायो ड्रेनेज वाले सवाल दिखाते हैं कि सस्टेनेबल और एफिशिएंट फार्मिंग पर कितना जोर है। जी, तो अपडेटेड रहना और बेसिक्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी है।
और जैसा हमने पहले भी कहा, तैयारी को और पुख्ता करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अभ्यर्थी agriexam.com जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। वहां मॉक टेस्ट, MCQs, नोट्स सब मिल जाते हैं। सही है। उम्मीद है ये चर्चा सुनने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी और उन्हें तैयारी की दिशा मिली होगी। कृषि एक लगातार बदलता क्षेत्र है, सीखते रहना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे खेती में तकनीक बदल रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज है, डिजिटल एग्रीकल्चर आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो क्या भविष्य में AFO जैसी परीक्षाएं सिर्फ ज्ञान के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स को भी परखेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली चर्चा तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।